हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के अंतर्गत हम जाते हैं तो सर्वमान्य काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसे समझने से पूर्व हम एक बार यदि भाषा विकास पर दृष्टि डालें तो सर्वप्रथम भाषा के रूप में अवेस्ता हमारे सामने आती है। अवेस्ता अर्थात वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत से जिस भाषा का विकास हुआ वह भाषा संस्कृत कहलाती है। संस्कृत से फिर पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। इस तरह से हम वैदिक संस्कृत से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश से हिंदी का विकास किस संवत या सन से माना जाए, इस पर भी विद्वानों में अलग अलग मत है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में जिन रचनाओं को स्थान दिया है उसमें अपभ्रंश की रचनाएं भी सम्मिलित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं। अन्य अनेक लेखकों ने भी अपने विचार दिए हैं। हम यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को देखते हैं। अपने काल विभाजन को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने जिन बातों को ध्यान में रखा उस विषय में उनका जो मत है हम उसे देखते हैं। प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, यह परिमाण प्रथम के बराबर न होगी। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। इस आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन 4 भागों में किया है। संवत को उन्होंने आधार माना है और संवत 1050 से उन्होंने ये प्रारंभ मानते हुए अपना काल विभाजन दिया है। संवत 1050 से 1375 तक की जो कालावधि है उसे उन्होंने वीर गाथाओं की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर वीर गाथा नाम दिया है। संवत 1375 से 1700 तक की अवधि को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, क्योंकि इस समय में भक्ति की रचनाओं की प्रचुरता रही है। संवत 1700 से लेकर 1900 तक की अवधि में उन्होंने रीति काल नाम दिया है, क्योंकि रीति से संबंधित इस समय की रचनाओं में प्रचुरता है। और 1900 संवत से लेकर अद्यतन उन्होंने गद्य काल नाम दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी समय सीमा किस काल की है। 1 नंबर के प्रश्न इस तरह के परीक्षा में आ जाते हैं। यहाँ तक कि आप जब कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगी तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है ऐसा क्या था जो भक्ति काल से हमें रीति काल का विभाजन दर्शाने को बाध्य करता है। भक्ति काल में भक्ति को आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई थी, परंतु धीरे धीरे रचनाएं लिखने में परिवर्तन आया और भक्ति का आधार मांसलता ने, श्रृंगारिकता ने, विशुद्ध श्रृंगारिकता ने ले लिया। ये विभाजन हमें नजर आने लगा जब हम रीति काल की रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं। क्योंकि हमारे कोर्स में रीति काल ही रखा गया है, तो आज हम थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। समय सीमा हमने इसकी स्पष्ट कर दी है। रीति काल के प्रवर्तक का श्रेय क्या किसे दिया जाता है, हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम रीति काल में जो विषय प्रधानता रही है, जिस विषय पर लिखा गया है वह है श्रृंगार। श्रृंगार को आधार बनाकर रीति काल में रचनाएं लिखी गई है। भाव और रस की दृष्टि से ये काल घोर श्रृंगार का काल है और सभी कवि चाहे वो कम मात्रा में लिखें चाहे ज़्यादा मात्रा में, उन्होंने सौंदर्य वर्णन को ही इस काल अवधि में अपनी
रचना का आधार बनाया है। कला शिल्प की दृष्टि से यदि देखें तो अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार का इन कवियों में विशेष महत्व दिखलाई देता है। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं। इन दोनों सीमाओं में सिमट कर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगारेतर विषयों की ओर मुड़ा है। चूंकि इन्होंने श्रृंगार को आधार बनाया है और रीति को आधार बनाया है, किस रूप में बनाया है ये हम आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी